हेलो एवरीवन, दिस इज राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10th इकोनॉमिक्स की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है, इस सीरीज में हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करते हैं और ये इस यूट्यूब चैनल की मोस्ट पॉपुलर सीरीज भी है। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू रिवीजन करते हो या इसी सीरीज के ऊपर कंप्लीटली रिलाई करते हो तो आप इसके साथ जाते हो तो 95% ईजिली स्कोर कर पाओगे। देखिए, 1 मार्कर के लिए हो सकता है थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको एफर्ट्स लगाने पड़े, अदरवाइज आपके 3 मार्कर 5 मार्कर है वो इस सीरीज से बहुत अच्छे तरीके से कवर हो जाते हैं। इस सीरीज में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में आपके साथ बताता हूं कि फर्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हैं जो चैप्टर के मेन थीम या कंसेप्ट को कवर करते हैं। चाहे वो आपकी कोई भी क्लास हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, इंग्लिश हो या हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में बोर्ड एग्जाम में जो 75% क्वेश्चंस होते हैं वो इसी टाइप के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 30% टॉपिक होते हैं उन्हीं से रिलेटेड होते हैं। आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो इतना ज़्यादा स्टडी नहीं करते, लास्ट में जाकर के अच्छा स्कोर कर जाते हैं। अच्छा स्कोर क्यों कर जाते हैं? कि हो सकता है उनको कोई चाणक्य मिल गया हो और उसने उनको चंद्रगुप्त बना दिया हो, जिसको पता हो कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई भी अगर एक्सपीरियंस्ड अच्छा टीचर है तो उसको ये आइडिया रहता है। ओके, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो हमने इनके ऊपर अच्छा खासा फोकस किया। दूसरे टाइप के वो क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहे हैं। ओके, कुछ क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको जो हर बार आ जाते हैं, तो उनको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। और थर्ड टाइप के वो क्वेश्चंस जिनको आप वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बोलते हो। अभी का जो करंट का ब्लूप्रिंट है तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर भी अच्छा खासा फोकस रहता है, तो इन सबको मैंने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है। आज हम क्या बात करेंगे? आज हमारा जो 4th चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। ओके, इस चैप्टर के इस वीडियो में हम सिर्फ 1 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, ऑनेस्टली अगर बात की जाए तो इस बार या अभी का जो ब्लूप्रिंट दिया हुआ है सीबीएसई ने, उसके अकॉर्डिंग इस चैप्टर की वेटेज है वो 1 मार्क्स की है। कितनी है? 1 मार्क्स की। ओके, एक ही क्वेश्चन आना है, 1 मार्क्स के लिए आना है, तो इसलिए यहाँ पे 1 मार्कर के ऊपर फोकस करना थोड़ा सा ज़्यादा जरूरी है। तो हम 1 मार्कर के ऊपर यहाँ पर फोकस करने वाले। जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम 2 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, ताकि अगर वहाँ से भी 1 मार्कर बनता है तो उसके ऊपर आप फोकस कर पाओगे। और सीबीएसई के अलावा जो अदर बोर्ड्स के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो यूपी के हो, एमपी के हो या फिर आरबीएससी एचबीएससी के, तो उनके लिए वो कंटेंट भी उतना ही इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 21 मार्कर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स बिगिन, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की। जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन। देखिए, चैप्टर का टाइटल यही है, ग्लोबलाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। वैश्वीकरण 2 शब्दों से मिलकर बना, विश्व जमा में एकीकरण, यानी कि पूरे वर्ल्ड का एक विलेज की तरह हो जाना, उसका एक हो जाना, दैट इज द ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन होता है क्या है? ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। कि देखिए, ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है जिससे कि वर्ल्ड की जो मार्केट है वो इंटरकनेक्ट हो गई है। वर्ल्ड की मार्केट, देखिए आप यहाँ पे बैठे हो, अमेजन के थ्रू यूएसए का कोई प्रोडक्ट है वो ऑर्डर कर सकते हो। आप किसी गांव में बैठे हो, गांव से आप कहीं पर भी किसी भी कोने से कोई प्रोडक्ट मंगवा सकते हो, वहां पे क्या चल रहा है वो देख सकते हो। इंटरकनेक्ट हो गए। चाइना का जो जितने भी प्रोडक्ट वो यहाँ मिल रहे हैं, हमारे प्रोडक्ट वो अफ्रीका में मिल रहे हैं, अफ्रीकन प्रोडक्ट वो यूरोप की मार्केट में मिल रहे हैं। हम इंटरडिपेंडेंट हो गए हैं, इंटरकनेक्टेड हो गए हैं। सो द ग्लोबलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटीग्रेशन और द इंटरकनेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। ओके, या यूं भी कह सकते हैं कि नाउ इट इज ऑल द कंट्रीज इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर रिक्वायरमेंट, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। या ऐसे भी लिख सकते हो कि नाउ द वर्ल्ड हैज टर्न इनटू ए ग्लोबल विलेज, कि पूरा विश्व है वो एक गांव की तरह हो गया है, दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ओके, कैसे भी कर सकते हो, यानी कि जो भी आपको इजी लगे। ग्लोबलाइजेशन से अगर आपको निकालना है तो आप ग्लोबलाइजेशन वर्ड से भी निकाल सकते हो। ग्लोबलाइजेशन इज ए टर्म दैट इज यूज्ड फॉर द इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द कंट्रीज। ओके, और यूं भी आप लिख सकते हो कि पूरा विश्व जो है, वर्ल्ड है, वो एक ग्लोबल विलेज की तरह हो गया, तो वो ग्लोबलाइजेशन है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपका। उसके बाद सेकंड है, व्हाट इज एमएनसी। एमएनसी क्या है? एमएनसी की फुल फॉर्म होती है मल्टीनेशनल कंपनी। मल्टीनेशनल कंपनी इज ए कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल प्रोडक्शन इन मोर देन 1 नेशन। जैसे हिंदी में कहें तो इसको बोलते हैं बहुराष्ट्रीय।
बहु मतलब बहुत सारे राष्ट्र, यानी कि एक से ज़्यादा देशों में जो कंपनी एक से ज़्यादा देश में व्यापार कर रही है तो उसको हम मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे। ओके, यानी एक ही देश में तो दैट इज़ अ लोकल कंपनी। ओके, नेशनल हो सकती है वो। मल्टीनेशनल कौन सी होगी? मल्टी प्लस नेशनल, द कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री। द कंपनी दैट ओन्स और कंट्रोल्स प्रोडक्शन इन मोर देन वन कंट्री इज नोन एज मल्टीनेशनल कंपनी उसे कहेंगे, यानी कि जो एक से ज़्यादा देश में व्यापार करे या प्रोडक्शन करी है तो उसको हम मल्टीनेशनल कंपनी कहेंगे। जैसे इंडिया की बात करें तो इंडिया में टाटा हो गई, मारुति हो गई। ओके, इसी तरीके से अगर आप जितनी भी मोबाइल कंपनी की बात करोगे तो ये सारी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज है। कोल्ड ड्रिंक्स की बात कर लीजिए, आपकी जो कोक है, आपकी माउंटेन ड्यू है, ये पेप्सी है, ये सारी सारी मल्टीनेशनल कंपनी है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमें दिया गया, विच रीजन्स आर फेवरेबल फॉर एमएनसीज टू सेट अप प्रोडक्शन। देखिए, कोई भी एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, वो कहाँ पर प्रोडक्शन अपना करेगी। ओके, अब कोई कंपनी है वो इंडिया आएगी, कोई इंडियन कंपनी अगर कहीं बाहर जा रही है तो देखिए क्या चीज़ें देखने वाली है। ओके, क्यों वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी। ओके, तो एमएनसी सेटअप प्रोडक्शन वेयर इट क्लोज टू द मार्केट्स। देखिए कई सारी चीज़ें वो देखेगी। क्लोजनेस टू द मार्केट वेयर देर इज स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर अवेलेबल एट लो कॉस्ट एंड वेयर द अवेलेबिलिटी ऑफ द अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज एश्योर्ड। यानी कि वो तीन चीज़ें मेनली देखती है। ओके, क्लोजनेस टू द मार्केट, सेकेंड अवेलेबिलिटी ऑफ द चीफ स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, एंड थर्ड वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। जहाँ पे रॉ मटेरियल मिलेगा, कच्चा माल मिलेगा, जहाँ पे सस्ते में लेबर मिल जाएगी और जहाँ पर मार्केट मिल जाएगी वहीं पे ये अपना सेटअप कर लेती है। देखिए अब यूरोपियन कंपनीज़ को देखिए, काफ़ी सारी कंपनीज़ है जो अपने इंडिया में सेटअप हो गई है। क्यों हो गई है? देखिए स्किल्ड अनस्किल्ड लेबर मिल रहा है यहाँ पे। ओके, मिल रहा है ना, यहाँ पे रॉ मटेरियल भी है, मार्केट 140 करोड़ जनसंख्या है, पूरी मार्केट हम ही है यहाँ पर, तो यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज आ रही है। ओके, तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज है दे सेट अप प्रोडक्शन वेयर देर इज लोकेशन क्लोज टू द मार्केट अवेलेबिलिटी। यानी कि आप ऐसे भी लिख सकते हो कि थ्री फैक्टर्स अफेक्ट द सेटअप प्रोडक्शन ऑफ द मल्टीनेशनल्स। कौन से फैक्टर्स है? क्लोजनेस टू द मार्केट, अवेलेबिलिटी ऑफ द चीप स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर, एंड थर्ड वन इज द अवेलेबिलिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। जहाँ कच्चा माल मिलेगा, जहाँ पे सस्ते श्रमिक मिल जाएंगे और जहाँ पर मिल जाएगी उनको मार्केट, वहीं पे वो अपना डेरा लगा लेती है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसीज इन्वेस्टमेंट। की जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो इन्वेस्टमेंट करती है कई तरीके से। सबसे कॉमन रूट की बात करने की सबसे सीधा तरीका क्या होता है? ओके, सबसे ज़्यादा जिस मेथड या रूट को वो यूज़ में लेकर के आती है, देखिए द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसीज इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंड द प्रोडक्शन। एमएनसीज विद ह्यूज वेल्थ कैन डू सो क्वाइट ईजली। देखिए जो एमएनसीज के लिए सबसे कॉमन रूट है, कई सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो ये होता है पार्टनरशिप कर ली, ओके, किसी कंपनी के साथ। जैसे अपने यहाँ पे फोर्ड जब आई थी, फोर्ड कंपनी आई थी तो उसने महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ पार्टनरशिप की थी। सुजुकी आई थी, मारुति के साथ पार्टनरशिप की थी। ओके, इसी तरीके से हीरो होंडा पार्टनरशिप में, होंडा आई थी, हीरो के साथ पार्टनरशिप की थी। एक तरीका तो ये होता है। सेकंड ये होता है कि लोकल कंपनी को ऑर्डर दे दिया और अपना स्टैंप लगा करके माल बेच दिया, दूसरा हो गया। तीसरा ये हो गया डायरेक्ट अपनी यूनिट सेटअप कर ली। चौथा ये हो गया लोकल कंपनी जो सेटअप है मार्केट में है कुछ ना कुछ उसके पास, उसको खरीद लिया जाए। सबसे कॉमन रूट ये फोर्थ वाला होता है। सो द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसीज इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंड प्रोडक्शंस। आपको चांदनी चौक में कोई शॉप बिजनेस करना है तो सही जो तरीका ये है कि पहले कोई शॉप चल रही है उसको आपने खरीद लिया, उसके कुछ कस्टमर भी आपको मिल गए, आपको मार्केट में कुछ स्पेस भी मिल गया, उसके बाद अपना बिजनेस आपके पास पैसा आप बढ़ा लोगे। एमएनसीज भी यही करती है। सो द मोस्ट कॉमन रूट फॉर एमएनसीज इन्वेस्टमेंट इज टू बाय अप द लोकल कंपनीज एंड देन एक्सपेंड द प्रोडक्शन। उसके बाद वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन को एक्सपेंड कर लेती है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। 5 हमारा क्वेश्चन दिया गया, व्हाई आर चाइनीज टॉयज सो पॉपुलर इन इंडिया। चाइनीज जो टॉयज हैं वो इंडिया में काफ़ी पॉपुलर हैं, क्यों? Because of the cheaper prices and new designs, Chinese toys become more popular in Indian market as compared to the Indian toys. देखिए अगर हम बात करें चाइनीज़ टॉयज़ की तो दो कारण होते हैं। एक तो
ड्यू टू द चीपर प्राइसेस, सस्ते होते हैं, एंड सेकंड बिकॉज ऑफ द न्यू डिजाइंस। कोई भी नई चीज़ आती है तो लगभग से आप देखिए कि चाइनीज़ जो आएगी वो कुछ अट्रैक्टिव सी अलग से टाइप से आएगी। ओके, सो बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइसेस एंड न्यू डिजाइंस चाइनीज टॉयज हैज़ बिकम मोर पॉपुलर इन इंडियन मार्केट एज कम्पेयर टू द इंडियन टॉयज। ओके, उसके बाद 6th क्वेश्चन को देखिए, व्हाट इज ट्रेड बैरियर? हिंदी में बोलेंगे व्यापार अवरोधक। ओके, बैरियर मतलब यूँ कह सकते हैं, आपने देखा होगा कि रोड पे आप जाते हो तो कहीं कहीं पे ब्रेकर आते हैं, तो ये ब्रेकर है ये। ओके, व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए ब्रेकर है। तो क्या होता है? व्हाट इज अ ट्रेड बैरियर? टैक्स ऑन इंपोर्ट्स बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर्स। इट इज कॉल्ड ए बैरियर बिकॉज सम रिस्ट्रिक्शंस हैव बीन सेट अप। जब कोई इंपोर्ट होता है, देखिए इंपोर्ट होता है, हम बाहर से कोई सामान आ रहा है, उसके ऊपर हमने टैक्स लगा दिया। टैक्स कितना लगा दिया? अच्छा खासा टैक्स लगा दिया। वो प्रोडक्ट था 50 रुपीज़ का, हमने टैक्स लगा दिया इतना ज़्यादा कि वो 120 का पड़े। बैरियर लगना है उसके ऊपर। हो सकता है 60 में इंडियन प्रोडक्ट मिल रहा हो तो उसको तो कोई खरीदेगा ही नहीं। ओके, तो इसे हम ट्रेड बैरियर कहते हैं। इट इज़ डन टू कंट्रोल द ट्रेड। ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाता है। ओके, सो टैक्स ऑन इंपोर्ट्स बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड ट्रेड बैरियर्स एंड इट इज़ डन टू कंट्रोल द ट्रेड और मैनेज द ट्रेड। ट्रेड को मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाता है। क्लियर? ये वैसे दो तरीके से हो सकता है ट्रेड बैरियर्स। समटाइम्स गवर्नमेंट इम्पोज सर्टेन लिमिट भी लगा देती है, उसके ऊपर कोटा फिक्स कर देती है गवर्नमेंट कि इतना ही प्रोडक्ट आएगा, तो वो भी ट्रेड बैरियर है। ओके, सो व्हेन गवर्नमेंट इम्पोज टैक्सेस ऑन द इंपोर्ट्स इट इज नोन एज ट्रेड बैरियर एंड इट इज डन टू कंट्रोल द ट्रेड। ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऐसा करती है। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, 7th क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया। 7th क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म लिबरलाइजेशन मीन? लिबरलाइजेशन क्या है? देखिए, लिबर्टी से लिबरलाइजेशन बना है। लिबरलाइजेशन का मतलब वैसे तो आज़ादी होता है, वैसे उदारता भी होती है। हिंदी में कहीं तो उदारीकरण। ओके, खुले दिल की नीति, खुले मन की नीति, यूँ भी कह सकते हैं, खुले व्यापार की नीति। ओके, ओपन डोर पॉलिसी भी इसको कह सकते हैं। सो व्हाट डज द टर्म लिबरलाइजेशन मीन्स? रिमूविंग द बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड इज नोन एज द लिबरलाइजेशन। कि जब गवर्नमेंट ट्रेड बैरियर्स को हटा देती है, रिमूविंग बैरियर्स और द रिस्ट्रिक्शंस ऑन द ट्रेड बाय द गवर्नमेंट, इट इज़ नोन एज लिबरलाइजेशन। कि जब गवर्नमेंट है किसी भी टाइप की रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाती है, कि ना वो टैक्स लगा रही है, ना वो कोटा फिक्स कर रही है, कि आइए भाई जितना मर्जी आपको बिजनेस करना कीजिए, तो उससे हम बोलते हैं लिबरलाइजेशन। जैसे इंडियन गवर्नमेंट की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर द इंडिपेंडेंस इम्पोज ट्रेड बैरियर्स। हमने 1947 के बाद ट्रेड बैरियर्स लगा दिए थे, सो दैट वी कैन गिव द स्पेस फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज टू ग्रो। इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ग्रो करने के लिए हम स्पेस दे पाए, क्योंकि अगर बाहर से कंपनी आती रहती तो इंडियन कंपनीज तो डेवलप ही नहीं हो पाती। इन 1991 वी रिमूव्ड दीज रिस्ट्रिक्शंस, वी रिमूव ट्रेड बैरियर्स एंड दैट वाज नोन एज लिबरलाइजेशन। उसे हमने लिबरलाइजेशन का नाम दिया था। ओके, सो लिबरलाइजेशन क्या है? रिमूविंग बैरियर्स और रिस्ट्रिक्शंस सेट बाय द गवर्नमेंट ऑन ट्रेड इज नोन एज लिबरलाइजेशन। इंडियन गवर्नमेंट रिमूव्ड द ट्रेड बैरियर्स इन 1991, दैट इज नोन एज लिबरलाइजेशन, उसको हम लिबरलाइजेशन बोलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। 8th हमारा क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज WTO? WTO क्या है? इट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहेंगे विश्व व्यापार संगठन। ओके, व्हाट इज WTO? इट इज वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच मॉनिटर्स द लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एट इंटरनेशनल लेवल। देखिए, जो WTO की बात करें तो इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1995 में इसको सेटअप किया गया था। ओके, तो 1995 इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ऐसे कई तरीके से आप लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो द वर्ल्ड WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड द मेन एम ऑफ द WTO इज टू सेट द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर द इंटरनेशनल ट्रेड एंड इंक्रीज द कंट्रीज फॉर लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन के लिए जो कंट्रीज़ है उनको इंक्रीज करना कि भाई लिबरलाइजेशन के साथ आइए, ज़्यादा से ज़्यादा हम खुले व्यापार की नीति को अपनाते हैं और खुल करके बिजनेस करते हैं। ओके, सो WTO stands for World Trade Organization which monitors the liberalization of trade at international level. It sets up the rules and regulations for the international level and इसके साथ साथ it sort out the ट्रेड रिलेटेड इश्यूज़ हैं। कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा व्यापार संबंधी तो वो भी ये सॉर्ट आउट करते हैं, तो ये इसका फंक्शन होता है। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 9th है। 9th में क्वेश्चन दिया गया, व्हाट इज़ टैरिफ? टैरिफ क्या होता है ये हमें बताना है।
टैरिफ इज ए टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। जो इम्पोर्ट के ऊपर जो टैक्स लगता है ना, हमने ऊपर बात की थी कि ट्रेड बैरियर क्या होता है, कि व्हेन गवर्नमेंट इम्पोज टैक्स ऑन इम्पोर्ट दैट इज नोन एज ट्रेड बैरियर, उसी टैक्स को हम टैरिफ बोल देते हैं। ओके, टैरिफ इज ए टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज। जो इम्पोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज उसके ऊपर सरकार कई बार टैक्स लगा देती है, उसको हम टैरिफ भी बोल देते हैं। ओके, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट इज SEZ। SEZ क्या होते हैं? ओके, SEZ स्टैंड्स फॉर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ओके, इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक। और ये क्या होते हैं कि SEZ इज अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ ए कंट्री दैट आर बीइंग सेट अप बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। ये SEZ क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं, एंड दीज आर सेट अप बाय द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट देयर, कि वहाँ पे बाहरी कंपनी आए, यहाँ पे इन्वेस्ट करे, तो इसके लिए कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेटअप कर दिए। जैसे दिल्ली NCR में, गुड़गांव में हमने सेट कर रखा है, ऐसे ही कोलकाता के आसपास सेट किया हुआ है। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ देते हैं, टैक्स फ्री फैसिलिटीज़, कि हमने 5 ईयर या 10 ईयर्स तक आपको कोई टैक्स नहीं देना। हम यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे, हम आपको रोड्स देंगे, हम आपको पावर सप्लाई देंगे, हमें आपको वाटर सप्लाई देंगे, आपके एम्प्लॉयज़ के लिए फैसिलिटीज़ देंगे, सिक्योरिटी देंगे, सब कुछ हम प्रॉमिस करते हैं ये चीज़ें, ताकि वो कंपनीज जो हैं वो यहाँ पर इन्वेस्ट कर पाएँ। ओके, सो SEZ इज स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ ए कंट्री दैट आर बीइंग सेट अप बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया, तो उसे हम SEZ बोलेंगे। ओके, उसके बाद 11th हमारा क्वेश्चन रहेगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा 11th क्वेश्चन दिया गया, व्हाई आर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बीइंग सेट अप बाय सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया। ऊपर भी हमने बात कर ली है कि ये जो SEZs हैं वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से क्यों सेटअप करती है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीइंग सेट अप बाय द सेंट्रल और द स्टेट गवर्नमेंट टू अट्रैक्ट फॉरेन कंपनीज टू इन्वेस्ट इन इंडिया। सेम आंसर रहेगा कि जो फॉरेन कंपनीज है उनको अट्रैक्ट करने के लिए हम ऐसा कुछ करें। वहाँ पे वी प्रोवाइड लोड्स ऑफ फैसिलिटीज़ एंड वी प्रोवाइड द लैंड, टैक्स फ्री लैंड्स फॉर 5, 6 और 10 ईयर्स के लिए। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। 12th हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस और डिफरेंशिएट बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट और फॉरेन इन्वेस्टमेंट में हमें डिफरेंशिएट करना है कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। ओके, द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय असेट्स। जो एसेट्स को खरीदने के लिए हम जो पैसा लगाते हैं, जैसे एसेट में क्या क्या आ गया, एसेट्स में आ गया हमारा लैंड, बिल्डिंग, मशीन या कोई इक्विपमेंट खरीद रहे हैं, तो उसे हम इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ओके, द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय असेट्स सच एज लैंड, बिल्डिंग, मशीन एंड अदर इक्विपमेंट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट, एंड वाइल द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द MNCs इज नॉन एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखिए, हिंदी बोलते निवेश। आपको शॉप खोलनी है तो आपने वहाँ ज़मीन खरीदी, ओके, आपने बिल्डिंग तैयार की, आप मशीनें लेकर के आए, काउंटर वगैरह लेकर के आए, सामान लेकर के, वो सारा का सारा आपका इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट किया ना आपने, हिंदी में निवेश कहेंगे उसे। और यही इन्वेस्टमेंट अगर कोई विदेशी कंपनी करती है तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, क्योंकि विदेशी निवेश हो गया। सिंपल सी बात है। ओके, सो द मनी दैट इज स्पेंड टू बाय द असेट्स सच एज द लैंड, बिल्डिंग, मशीन and other equipment etc. is known as investment, and while the investment made by the MNCs or foreign company is called foreign investment, उसे हम कहेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 13th हमें दिया गया। 13th क्वेश्चन को देखिए, नेम सम इंडियन MNCs। कुछ इंडियन MNCs के नाम बतानी है कि इंडियन कंपनीज है जो मल्टीनेशनल कंपनीज बन चुकी है। कौन कौन सी है उसमें हम कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। टाटा मोटर्स ऑटोमोबाइल में है, इन्फोसिस जो IT में है, रेनबैक्सी मेडिसिन में है, एशियन पेंट्स में है, सुंदरम फास्टनर्स नट एंड बोल्ट्स में है। ये कुछ इंडियन कंपनीज है जो MNCs है। क्लियर। उसके बाद 14th हमारा क्वेश्चन है, WTO स्टैंड्स फॉर। WTO का मतलब क्या, फुल फॉर्म क्या, हम ऊपर भी बात कर चुके हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, MNC स्टैंड्स फॉर। MNCs की फुल फॉर्म, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, मल्टीनेशनल कंपनी। FDI स्टैंड्स फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 17th हमारा क्वेश्चन है, इन विच ईयर
डिड द गवर्नमेंट डिसाइड टू रिमूव बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कि किस साल, किस ईयर में इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि चलो ट्रेड बैरियर्स को हटा देते हैं, रिस्ट्रिक्शंस को हटा देते हैं। ओके, तो 1991 में हमने लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को एक्सेप्ट किया था। ओके, उसके बाद 18th हमारा क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन लेज स्ट्रेस ऑन लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि कौन सा संगठन है, ऑर्गेनाइजेशन है जो लिबरलाइजेशन के ऊपर जोर देता है कि फॉरेन ट्रेड या फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए लिबरलाइजेशन की पॉलिसी अपनाई जाए, कोई रोक टोक ना हो, तो वो है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 19th हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ट बाय फेयर ग्लोबलाइजेशन। फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है ये हमें बताना है। देखिए, इसको हिंदी में कहते हैं न्याय संगत वैश्वीकरण। ठीक, अब फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या, कि अभी जो ग्लोबलाइजेशन है दैट इज नॉट फेयर, अनफेयर है। अनफेयर कैसे, कि भाई सबको एडवांटेज नहीं मिल रहे हैं इसमें। देखिए, जो अर्बन क्लास है उनको बेनिफिट मिल रहे हैं, काफ़ी सारी मार्केट में ऑप्शंस आ गए हैं, चॉइसेस बढ़ गई है, बड़ी कंपनियां उनको बेनिफिट्स मिले हैं, लेकिन जो छोटी कंपनी है या फिर जो पुअर सेक्शन है या लेबर क्लास है वो मारे गए हैं क्योंकि उनको नुकसान हुए हैं। तो फेयर ग्लोबलाइजेशन क्या है? फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्लोबलाइजेशन दैट वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड इंश्योर दैट its benefits are shared equally। कि फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स दैट ग्लोबलाइजेशन दैट वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल, सबको मौका मिलेगा, एंड इंश्योर दैट इट्स बेनिफिट्स आर शेयर्ड इक्वली, कि उसके बेनिफिट्स भी सबको एक समान मिले, ये ना हो कि कुछ मारे जाएं और कुछ को बेनिफिट मिल जाए। ओके, तो उसे हम कहेंगे फेयर ग्लोबलाइजेशन। सो फेयर ग्लोबलाइजेशन मीन्स ग्लोबलाइजेशन दैट वुड क्रिएट अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल एंड इंश्योर दैट इट्स बेनिफिट्स आर शेयर्ड इक्वली। ओके, तो उसे हम फेयर ग्लोबलाइजेशन कहेंगे। 20th क्वेश्चन है हमारा, नियरली डेज कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर मेंबर्स ऑफ द WTO एज ऑफ जून 2022। जून 2022 के अकॉर्डिंग कितने देश हैं जो WTO के मेंबर हैं? तो है 164 कंट्रीज हैं जो WTO के मेंबर हैं। ओके, तो ये रहेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। जहाँ तक बात आपके 2 मार्कर, 3 मार्कर और 5 मार्कर क्वेश्चन की, तो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये वीडियोस हमने कोशिश की है कि एक शॉर्ट वीडियो हो जाए जिसमें आपको एक आइडिया लग जाए कि कौन से क्वेश्चंस है जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे 1 मार्कर में। इसके साथ साथ बाकी चैप्टर्स है वो भी आप सर्च आउट कर सकते हो। क्या करना है आपको, प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जाने के बाद क्लास 10th सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंग्लिश और हिंदी की भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज पब्लिश की हुई है, तो आपको प्लेलिस्ट में सब कुछ मिल जाएगा, चाहे वो मैप वर्क हो, चाहे वो सैम्पल क्वेश्चन पेपर हो, सब कुछ ऑलरेडी हम पब्लिश कर चुके हैं। आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम के ऊपर, आप मुझसे जुड़ सकते हो इंस्टाग्राम के ऊपर, जो ID है वो विजिबल है आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसके साथ साथ आप व्हाट्सएप के ऊपर भी चैनल है ज्योग्राफी गुरु, वहाँ पर भी आप कनेक्ट हो सकते हो, उसका लिंक भी आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।